अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा पॉलिटिकल साइंस के गेस्ट पेपर पे। और ये जो पॉलिटिकल साइंस है किस क्लास का है? क्लास 12th का। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि कितने मार्क्स के हैं? 6 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए, हम थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करेंगे। सो पहला जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है आपके लिए वो है व्हाट वाज शॉक थेरेपी, व्हाट वाज इट्स प्रिंसिपल्स एंड इफेक्ट्स। हमें बताना है कि शॉक थेरेपी क्या थी और इट इज़ प्रिंसिपल्स और उसके उसूल क्या थे और शॉक थेरेपी के इफेक्ट्स क्या थे। सिंपली आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। शॉक थेरेपी क्या थी? ये एक ट्रांजिशन था फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। ओके, और उसके जो प्रिंसिपल्स थे वो यही था कि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी फॉलोड। ओके, प्राइवेट ओनरशिप को हम फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है। एंड इफेक्ट्स, बहुत सारे इफेक्ट्स है, अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए, लेकिन यहाँ पर जो लेक्चर है वो बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और इफेक्ट्स क्या है? इफेक्ट्स, पहला इफेक्ट क्या था शॉक थेरेपी का? वो था कोलैप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, या मैं आपको ये कहूँगा जो रबूल था रशियन करेंसी वो डिक्लाइन हुई थी और इन्फ्लेशन वेंट सो हाई रेट हुई थी। किसकी वजह से या किसके इफेक्ट से? शॉक थेरेपी के इफेक्ट से। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिया है वो लिया है व्हाट वर द कॉजेज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सोवियत डिसइंटीग्रेशन। हमें इस क्वेश्चन में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के रिलेटेड। व्हाट वर द कॉजेज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सोवियत डिसइंटीग्रेशन। हमें बताना है वो कौन से कॉज थे जो कि रेस्पॉन्सिबल है सोवियत डिसइंटीग्रेशन। ओके, और अगर मैं आपको एक काज बताऊं तो पहला काज जो था सोवियत डिसइंटीग्रेशन का वो था कॉन्फेडरेशन इन यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्फेडरेशन जो यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्प्लिट हुआ, वो यूनिट्स में बढ़ गया। ओके, और रोल ऑफ गर्बचो जो कि प्रेसिडेंट होता है किसका? यूएसएसआर का, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ओके, वो एक रिफॉर्म लाता है अपने कंट्री में, यूएसएसआर में। दो पॉलिसीज को वो इनिशिएट करता है। एक का नाम होता है ग्लासनोस्ट, ओके, सेकंड का नाम होता है पेरिस्ट्रोकिया। ओके, और ग्लासनोस्ट का मतलब ओपन एयर। ओपन एयर मीन्स ओपन डिस्कशन ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज। और जो सेकंड इनिशिएटिव उसने लिया वो था पेरिस्ट्रोकिया। वहां पर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उसने लाई अपने मुल्क में, यूएसएसआर में। सिंपली मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो गोरबाचोव था वो कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करता है यूएसएसआर में, जो कि उनका इकोनॉमिक सिस्टम कौन था? सोशलिस्ट सिस्टम वो फॉलो कर रहे थे। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन क्या था? कुछ काजेस बताने हैं हमें जो कि रेस्पॉन्सिबल है सोवियत डिसइंटीग्रेशन। और ये भी एक काज बन रहा है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएसएसआर इन कोल्ड वॉर। जब कोल्ड वॉर चल रहा था किन किन के बीच? यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच। और यूएसएसआर इन्वॉल्व होता है किसके साथ? कोल्ड वॉर के साथ। सो यूएसएसआर कमजोर होता है तब भी ये डिसइंटीग्रेट हो, ये भी एक काज बनता है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन की, ये आप याद रखिएगा। और एक काज मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगा, सोशियो पॉलिटिकल अनरेस्ट। सोशियो पॉलिटिकल अनरेस्ट भी एक काज था डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सोशियो पॉलिटिकल अनरेस्ट मीन्स सियासी बदअमली हुई थी। सियासी बदअमली मीन्स कि जो भी यूनिट्स थे यूएसएसआर के वो क्या, उन्होंने ये सोचा कि हम लिबरेट हो गए। लिबरेट मीन्स हम अब फ्री हो गए। ओके, सो उसकी वजह से भी डिसइंटीग्रेट हुआ कौन? यूएसएसआर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब जो तीसरा मैंने लिया आपको समझाने के लिए वो है व्हाट वर द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल टू फेलियर स्टेबल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हमें बताना है वो कौन से फैक्टर्स है जो कि रेस्पॉन्सिबल है टू फेलियर स्टेबल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं रहती पाकिस्तान में। वही फैक्टर्स हमें बताने हैं। ओके, पहला फैक्टर जो मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगा, सोशल डोमिनेंस जो है पाकिस्तान में वो मिलिट्री की है। ओके, और वहां पर भी कुछ ग्रुप से क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी वहां पर चल रही है। उसी की वजह से स्टेबल डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं रहती है। और ये भी एक फैक्टर है फेलियर ऑफ स्टेबल डेमोक्रेसी का। कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो है उसका एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है किसके साथ? इंडिया के साथ। लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट हम उसको कहते हैं। ओके, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिया।
और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करप्शन है, उसकी वजह से भी फेलियर रही है डेमोक्रेसी कहाँ पे, पाकिस्तान में। और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी है किस में, पाकिस्तान में। ओके, अब फोर्थ वन की तरफ हम जाएंगे। फोर्थ वन क्या कह रहा है? फोर्थ वन ये कह रहा है विच एफर्ट्स आर टेकन फॉर पीस एंड कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। वो कौन कौन से एफर्ट्स लिए गए या कौन कौन से एफर्ट्स लिए गए किसके लिए? फॉर पीस एंड कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। ओके, हाँ, साउथ एशिया में पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है। देखो, हमें पता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, लेकिन उसके बावजूद भी कौन कौन से इकदामात लिए गए किसके लिए? बेहतरी के लिए। ओके, अगर आपको पता होगा, सारक, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सारक मेंबर साइन करते हैं। साउथ एशियन, जो भी साउथ एशिया में कंट्रीज है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और वो एक एग्रीमेंट को भी साइन करते हैं। उस एग्रीमेंट का नाम रहता है साफ्टा, SAFTA। साफ्टा मीन्स साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये इसको कब साइन किया जाता है? 2004 में, और एनेक्ट किया जाता है 1 जनवरी 2006। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो साउथ एशिया है, कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी वहाँ पर क्या, पीस एंड कोऑपरेशन है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिया है वो है इल्यूसिडेट रीजंस दैट हैम्पर्स द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हमें एक्सप्लेन करना है कि वो कौन कौन से रीजन है जिनसे खराब रिलेशन रहती है किस किस को, इंडिया और पाकिस्तान को। ओके, और पहली एग्जांपल, पहला फैक्टर जो या पहला रीजन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा वो है कश्मीर इशू। कश्मीर इशू भी एक ऐसा रीजन है जो कि रिलेशन को खराब कर देता है किस किस को, इंडिया और पाकिस्तान को। और सियाचिन ग्लेशियर भी एक इशू है किन किन के बीच, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। अगर आपको याद होगा 1984 में क्या होता है, बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया डिप्लॉयड इट्स आर्मी हियर, कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर में या सियाचिन ग्लेशियर पे। ओके, ये भी एक इशू है जो कि खराब कर देता है रिलेशन किसकी, इंडिया और पाकिस्तान की। और वाटर शेयरिंग भी एक इशू है, या वाटर शेयर भी एक रीजन है जो कि रिलेशन को खराब कर देता है किसकी, इंडिया और पाकिस्तान की। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, राइट अ नोट ऑन कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। हमें छोटा सा नोट लिखना है, इसमें कहा गया है जो कि कांग्रेस डोमिनेंस है या कांग्रेस डोमिनेंस रही कब, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में, वो हमें यहां पर लिखना है। ओके, अगर आपने पढ़ा होगा जो कांग्रेस डोमिनेंस थी, या सिंपली मैं आपको समझाने के लिए ये कहूँगा, पहला जो इलेक्शन होता है वो होता है 1952 में, सेकंड होता है 1957 में, थर्ड जो होता है वो होता है 1962 में। ओके, और जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में टोटल सीट्स कितने होते हैं, 489। ओके, और INC जो वन करता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो होते हैं 364। ओके, और 1957 में सेकंड जनरल इलेक्शन होता है, उस टाइम 494 सीट्स होती है, 494। और जो कांग्रेस होता है वो सिक्योर करता है 371 सीट्स आउट ऑफ 494। और जो थर्ड जनरल इलेक्शन होता है उसमें भी 494 सीट्स रहती है। ओके, और कांग्रेस सिक्योर करता है 361 या 361। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और 7th, ये यहां पर 8th मान लीजिए। राइट रोल ऑफ अपोजिशन इन इंडिया एंड व्हाट वर द मेजर अपोजिशन पार्टीज इन कांग्रेस एरा। हमें इस क्वेश्चन में बताया गया कि रोल ऑफ अपोजिशन क्या रहता है कहाँ पे, इंडिया में। ओके, और साथ ही में ये भी क्वेश्चन बताया गया कि मेजर अपोजिशन पार्टीज कौन कौन सी थी कहाँ पे या कब, कांग्रेस एरा में। अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, रोल ऑफ अपोजिशन इंडिया, जो इंडिया में जो अपोजिशन का रोल होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि
जो अपोजिशन पार्टीज होती है ये वॉच डॉग ऑफ सिविल लिबर्टीज होती है, ओके। और मेजर अपोजिशन पार्टीज जो थी कांग्रेस एरा में वो थी सोशलिस्ट पार्टी, और दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको हम शॉर्टली सीपीआई कहते हैं, जिसको फाउंड किया जाता है 1925, ओके। और इसको फाउंड कौन करता है? एस डेंग एंड एम एन रॉय, ओके। और एक मेजर अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस एरा में, वो थी भारतीय जनसंघ जिसको हम शॉर्टली बीजेएस कहते हैं, जिसको फाउंड किया जाता है 1951 में, ओके। इसका जो फाउंडर होता है वो होता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये कुछ अपोजिशन पार्टीज थी कांग्रेस एरा में, ओके। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है what are the basic principles of India's foreign policy? What are the basic principles of India's foreign policy? हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि basic principles of India's foreign policy। और पहला प्रिंसिपल मैंने लिया है वो है नॉन अलाइनमेंट, सेकंड है अपोजिट टू कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म, थर्ड मैंने जो इंडिया है इट सपोर्ट फॉर द यूनाइटेड नेशन, ये सपोर्ट करता है किसको? यूनाइटेड नेशन को, जो कि फॉरम कब किया जाता है? 24 अक्टूबर 1945। और यही इंडिया क्या करता है? ये सपोर्ट फॉर डिसआर्मामेंट करता है। डिसआर्मामेंट को भी कौन सपोर्ट करता है? इंडिया। और इंडिया सपोर्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। सो These were the basic principles of India's foreign policy। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो यहाँ पर टॉपिक जो है वो बड़ा बन जाएगा। और जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में ये कहा गया है कि राइट अ नोट ऑन इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें नोट लिखना है, राइट अ नोट ऑन इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है? अब हमें पहले पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर पॉलिसी होती क्या है। सिंपली आपको समझाने के लिए मैं ये कहूँगा, न्यूक्लियर पॉलिसी मीन्स हाउ अ कंट्री विथ अ न्यूक्लियर वेपन यूजेस द वेपन इन द पीस एंड एट द टाइम ऑफ वार। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। न्यूक्लियर पॉलिसी, हम उस पॉलिसी को कहते हैं कि एक कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कैसे करती है, लेकिन दो सिचुएशंस पर, एट द टाइम ऑफ पीस एंड एट द टाइम ऑफ वार, ओके। इसी को हम न्यूक्लियर पॉलिसी कहते हैं, ओके। और जो इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी है वो इसने 1963 में पीटीबीटी या जिसको हम एलटीबीटी कहते हैं, और वो भी रेटिफाई की है किसने? इंडिया ने। और बढ़िया सपोर्ट रहा है किसकी तरफ से? इंडिया की तरफ से, ओके। और लास्ट वन जो है वो है 11th question, what were the factors which led to the declaration of internal emergency in India on 25th June 1975? हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिससे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसको डिक्लेयर करनी पड़ी इंटरनल इमरजेंसी। कब? जून 25th 1975, ओके। बहुत सारे फैक्टर्स थे, आपके लिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहला जो फैक्टर था इकोनॉमिक फैक्टर था, ओके। इकोनॉमिक फैक्टर क्यों था? क्योंकि इट काज्ड बाय क्रॉप फेलियर। और सेकंड फैक्टर जो था वो था रेलवे एम्प्लॉय स्ट्राइक, या तीसरा फैक्टर जो था किसका? इंटरनल इमरजेंसी का, वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट। गुजरात मूवमेंट था दूसरा, और बिहार मूवमेंट भी था इसका एक फैक्टर, ओके। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम कुछ 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। पहला मैंने जो यहाँ पर मेंशन किया है आप लोगों के लिए वो है इंडिया रिलेशन विद चाइना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि इंडिया की रिलेशन को हमें लिखना है। सो इंडिया रिलेशन विद चाइना, इंडिया की रिलेशन कैसी है किसके साथ? चाइना कंट्री के साथ। अगर आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये इंडिया है यहाँ पर, और ऊपर जो ये कंट्री है ये क्या है? ये चाइना है, और इन्हीं दो की कंट्री की हमें रिलेशन लिखनी है, ओके। अब सेकंड जो मैंने लिया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आसियान। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आसियान। आसियान पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। आसियान मीन्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ओके। और इसको कब साइन किया जाता है? 1967 में, 1967 में। और फाउंडिंग कंट्रीज कितने होते हैं इसमें? आसियान में 5। कौन कौन सी? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड फिलीपींस। लेटर ऑन और कुछ कंट्रीज इसमें ज्वाइन करती है, लेकिन फाउंडिंग कितने रहते हैं? 5। और 1967 में इस आसियान डिक्लेरेशन को साइन किया जाता है, ओके। और ये भी आप याद रखिएगा, देयर आर 3 पिलर्स इन आसियान।
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में कितने पिलर्स है? 3 पिलर्स। सिक्योरिटी कम्युनिटी एक पिलर है, इकोनॉमिक कम्युनिटी दूसरा पिलर है, और तीसरा जो पिलर है वो है सोशो कल्चरल कम्युनिटी। ये आप ऐसे ही याद रखिएगा। और ये भी आप याद रखिएगा, थर्ड वन जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑन इंडिया इन यूएन। हमें इस क्वेश्चन में बताया गया कि रोल ऑफ इंडिया रोल ऑफ इंडिया क्या रहता है किसमें? यूएन में। यूएन यूनाइटेड नेशन। ओके, ये आप याद रखिएगा। और फोर्थ वन जो मैंने लिया है वो है सजेस्ट वेरियस मेजर्स टू मेक यूनाइटेड नेशंस मोर डेमोक्रेटिक। हमें बताना है, हमें कुछ मेजर्स को लिखना है जिनसे जो यूनाइटेड नेशंस है वो मोर डेमोक्रेटिक बनता है। ओके, हमें वही मेजर्स लिखने हैं पेपर में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। और फिफ्थ वन जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिया है, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल विद स्पेशल रेफरेंस टू वीटो पावर। अब हमें बताना है जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है किसका? यूनाइटेड नेशंस का, और इसके कुछ फंक्शंस लिखने हैं विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ वीटो पावर। और वीटो पावर कितने कंट्रीज़ को है? वो है 5 कंट्रीज़। ये आप याद रखिएगा कितने कंट्रीज़, और ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि वो कौन कौन से कंट्रीज़ है। और जो मैंने आपके लिए 6th क्वेश्चन लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द इंडियाज सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज। हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कौन कौन सी है। ओके, और इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज जो है वो है जो, या मैं ऐसे आपको बताऊंगा, इंडिया ने कुछ अडॉप्शन की है या अडॉप्शन ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सो पहली जो स्ट्रेटजीज है या स्ट्रेटजी है वो है स्ट्रेंथ मिलिट्री कैपेबिलिटी। इंडिया को चाहिए कि वो मिलिट्री स्ट्रेंथ दिन ब दिन बढ़ाए। दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो है टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। और ओके, ये कुछ स्ट्रेटजीज है जो कि किसने ली है? इंडिया ने। ओके, 7th की तरफ हम जाएंगे। 7th जो मैंने आपके लिया है वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होती है। सो ह्यूमन सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स, जहाँ पे प्रोटेक्शन किया जाए और वेलबींग का ख्याल रखा जाए किसका? ह्यूमन्स का, और सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाता है इस ह्यूमन सिक्योरिटी में। अब बेसिक नीड्स जो होती है कि इंडिविजुअल की, उसका भी ख्याल रखा जाता है, और आल्सो एजुकेशन का भी ख्याल रखा जाता है ह्यूमन सिक्योरिटी में। ओके, अब नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इधर कि हमें बताना है कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सिंपली एक दो काज में आपके लिए मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कहूँगा। काजेज मीन्स क्या, जो ग्लोबलाइजेशन है वो कैसी ज़्यादा सक्सेसफुल रही या सक्सेसफुल कैसे हुई ग्लोबलाइजेशन, वो कौन से काज रहे। सिंपली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से ही ग्लोबलाइजेशन हुई। ओके, या ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट, ट्रेड पॉलिसी, ग्रोथ ऑफ MNCs, ओके, रिमूवल ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल जिसमें टेरिफ आता है, टैक्स आता है। ये कुछ काजेज है किसके? ग्लोबलाइजेशन के। और आप कुछ कॉन्सिक्वेंस है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है, एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंस है। ओके, अब 9th वन की तरफ हम जाएंगे। व्हाट इम्पैक्ट हैज ग्लोबलाइजेशन हैड ऑन इंडिया, या सिंपली अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। सो इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि 1991 में क्या होता है, इंडिया एक मॉडल को फॉलो करता है LPG का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और मेन एम जो होता है इस LPG मॉडल को अडॉप्ट करने का वो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए इंडिया में। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और इंडिया गेट्स टू क्लोज टू कैपिटलिज्म, किस मॉडल से? LPG मॉडल से। ये यहाँ पर पता चलता है कि इंडिया जो होता है ये क्लोज हुआ है किसकी तरफ? कैपिटलिज्म की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम जाएंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। व्हाट इज द इंडिया स्टैंड इन एनवायरमेंटल इश्यूज, हमें बताना है इस क्वेश्चन में क्या इंडिया का स्टैंड क्या है एनवायरमेंटल इश्यूज पे, या क्या इंडिया एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इश्यूज उठाता है या कुछ कदम उठाता है। हाँ, उठाता है।
अगर पहला पॉइंट आपको समझाने के लिए मैं कहूँगा, अगर हम आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएंगे या फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 7 पे जाएंगे, वहाँ पर लिखा है कि हमें प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को। सो सिंपली इंडिया जो है, इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए इन्वायरमेंट। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि इंडिया स्टैंड इन इन्वायरमेंटल इश्यूज। ओके, अब 12th की तरफ हम जाएंगे। व्हाट फैक्टर्स आर लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, हमें अब वो फैक्टर्स बताने हैं जिनसे क्लाइमेट चेंज होता है। ये आप याद रखिएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। और क्वेश्चन नंबर 13 पे हम जाएंगे। व्हाट आर द इंडिजीनियस पीपल, व्हाट आर दियर राइट्स, हमें बताना है इंडिजीनियस पीपल कौन होते हैं और उनके राइट्स क्या होते हैं। ओके, 14 की तरफ हम जाएंगे। व्हेन वाज द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड, व्हाट वर इट्स आउटकम्स, हमें बताना है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन को कब अपॉइंट किया जाता है और उसके आउटकम्स भी हमें बताने हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है ये। और क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने लिया है यहाँ पे आपके लिए, वो है राइट ब्रीफली द वेरियस कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन ओवर इंडिया, हमें बताना है कुछ कॉजेज और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस किसके, पार्टीशन ऑफ इंडिया के। सिंपली आपको समझाने के लिए मैं कुछ काज यहाँ पर कहूँगा। पहला जो काज था वो था रिलीजियस बेस। ओके, रिलीजियस बेस भी एक काज था किसके लिए, पार्टीशन ऑफ इंडिया। और फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी एक काज था पार्टीशन के लिए। जो मुस्लिम लीग होती है एक पॉलिटिकल पार्टी, इसको कब बनाया जाता है, 1906 में। और इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, मोहम्मद अली जिन्ना। और 1925 एंड 1915 में RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिंदू महासभा रेस्पेक्टिवली को बनाया जाता है। ओके, ये भी एक काज रहता है पार्टीशन ऑफ इंडिया। और रोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, जो ब्रिटिश एक पॉलिसी देते हैं उस पॉलिसी का नाम द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी रहता है। ओके, इसमें यह कहा जाता है कि हमें क्या करना है, हमें यूनिटी को ब्रेक करना है, किन किन के बीच जो भी मुस्लिम और हिंदू यूनिटी है उनको ब्रेक करनी है। और ये किन का आइडिया था, ये था ब्रिटिश का आइडिया। ये कुछ काजेस थे पार्टीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड। और अब कुछ कॉन्सिक्वेंस में आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक नतीजा ये भी निकल के आया है पार्टीशन ऑफ इंडिया से, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुई। ओके, कुछ इंडियन पॉपुलेशन पाकिस्तान में गई और कुछ पॉपुलेशन पाकिस्तान की इंडिया में गई। और सेकंड जो कॉन्सिक्वेंस था पार्टीशन ऑफ इंडिया का वो था फॉर्मेशन ऑफ 2 कंट्रीज। 2 कंट्रीज बनते हैं पार्टीशन से, एक इंडिया और दूसरी पाकिस्तान। और तीसरा कॉन्सिक्वेंस रिफ्यूजीज प्रॉब्लम भी आती है, किसमें, इंडिया और पाकिस्तान में, रिफ्यूजीज। ओके, और जो 16th क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन व्हाट वाज ग्रीन रिवोल्यूशन, इसमें बताया गया है कि ग्रीन रिवोल्यूशन होता क्या है या क्या था ग्रीन रिवोल्यूशन। डिस्कस इट्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वन है। और 17 पे जाएंगे। राइट कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ नीति आयोग। अब हमें कंपोजिशन बताना है और फंक्शन बताने हैं किसकी, नीति आयोग की। अब ये यहाँ पर याद रखिएगा, चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग वो कौन होता है, नीति आयोग का चेयर पर्सन कौन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, और जो नीति आयोग का नीति फुल फॉर्म है NITI, वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और उसमें वाइस चेयरमैन होते हैं, या उसमें वाइस चेयरमैन होता है जो कि नॉमिनेट किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, और कुछ फंक्शंस भी होते हैं नीति आयोग की, जैसा कि फॉर्मेशन ऑफ प्लान्स, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में क्या होता है, जो विलेज लेवल पे क्या होता है, या लोकल नेशनल लेवल, ऑल 3 लेवल जो होती है, विलेज लेवल जिसको हम लोकल लेवल कहते हैं, या नेशनल लेवल या सेंट्रल लेवल, वहाँ पर क्या करते हैं, प्लान्स को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपके लिए लिया है, हाउ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बिकम पॉपुलर इन अर्ली 1970s। हमें बताना है इस क्वेश्चन में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट पॉपुलर कैसी हुई, कब, 1970s में। अगर आपने पढ़ा होगा सोशलिस्ट पॉलिसीज वो इनिशिएट करती है। ओके, कौन, इंदिरा गांधी। और कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, वो अकेले फाइट करती है किनके साथ, सिंडिकेट्स के साथ। ओके, और गरीबी हटाओ एक नारा होता है जो कि कौन देती है, इंदिरा गांधी। इन चीज़ों से क्या होती है, पॉपुलर होती है उसकी गवर्नमेंट। ओके, और 19 मैंने जो लिया आपके लिए, इंडियाज अप्रोच टू डाइवर्सिटी एंड रीजनल एस्पिरेशन। आपको पता है इंडिया इज़ अ वास्ट डाइवर्स कंट्री, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका जो
रहन सहन है वो अलग अलग है, उनका जो उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो रिलीजन है वो अलग है, और कुछ रीजन्स है इंडिया में उनकी कुछ एस्पिरेशंस है, उनसे किस तरह डील करता है इंडिया, या हम ऐसे कह सकते हैं इंडिया इज अप्रोच टू रीजनल एस्पिरेशन एंड डाइवर्सिटी। ये अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और जो 20 तो क्वेश्चन मैंने लिया है वो है व्हाई कांग्रेस गॉट वीकनेड, व्हाई कांग्रेस गॉट वीकनेड why Congress got weakened in 1967 election and split it in 1969। ये आप याद रखिएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कांग्रेस वीक क्यों होता है, कब, 1967 इलेक्शन में, और स्प्लिटेड इन 1969। वीक क्यों होता है 1967 इलेक्शन में, एब्सेंस ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर्स। हाँ, पीटी नेहरू डाई होता है, उसकी जो डेथ होती है वो 1964 में होती है, और शास्त्री जी की भी डेथ 1966 में होती है, और इंदिरा गांधी एक फेमस पर्सनालिटी नहीं थी, ओके, वो एक नवाइस लेडी थी, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था गवर्नमेंट चलाने की, तभी कांग्रेस क्या हो गया, वीक हो गया 1967 में। और इंटरनल डिफरेंस थी, ओके, इंटरनल डिफरेंस भी एक काज रहता है जिस काज से वीक रहा है कौन, कांग्रेस 1967 इलेक्शन में, ओके। और एक काज रहा है बर्थ ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, नॉन कांग्रेसिज्म, ये भी एक कॉज रहा है जिस वजह से वीक रहा है कांग्रेस 1967 में। और एक कॉज भी है फैक्शनलिज्म भी एक कॉज है किसमें, 1967 इलेक्शन में। और स्प्लिट कब होता है कांग्रेस, 1969 में। कब होता है, 1969 में। ये आप याद रखिएगा, 1969 में जो कांग्रेस होता है वो डिवाइड होता है। आपके लिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा किस किस में, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। 1969 में क्या होता है, जो कि असल कांग्रेस होता है आईएनसी, वो फॉर्म हुआ था 1885 में, वो स्प्लिट होता है कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में। कब, 1969 में। ये आप याद रखिएगा। ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, ये आप याद रखिएगा। यहां पर जो ये आर है, आर मीन्स रिक्विजिशन, REQUISTION, आर मीन्स रिक्विजिशन, ओके। और जो इसका हेड था, जो इस कांग्रेस ओ का हेड था, वो था के कामराज। कौन था, के कामराज, ये आप याद रखिएगा। और कांग्रेस आर का जो हेड था वो था इंदिरा गांधी, वो थी इंदिरा गांधी, ये आप याद रखिएगा। और जो कांग्रेस ओ था उसमें सिंडिकेट्स थे। कौन थे, सिंडिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स जो कहां पे थे, कांग्रेस में, उन्हीं को हम सिंडिकेट्स कहते हैं, ओके। और आफ्टर सम टाइम इसी कांग्रेस आर को और एक नाम दिया जाता है, न्यू कांग्रेस। क्या, न्यू कांग्रेस, ये आप याद रखिएगा। और लास्ट वन जो है वो है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन फेस्ड बाय इंडिया। अब हमें बताने हैं वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स है जो फेस करता है इंडिया, कब, नेशनल इंटीग्रेशन के वक्त पर। ये आप याद रखिएगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अब यहां पर मैंने लिए कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चन। देखो अब यहां पर आप घबराना मत, जैसे मैंने लिया है टेररिज्म, अर्थ समिट, बैलेंस ऑफ पावर, ग्लोबल कॉमन्स, क्योटो प्रोटोकॉल, इंडिजिनियस पीपल कोलिशन, डेटरेंस, नवनिर्माण मूवमेंट, पंचशील, ग्लोबलाइजेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, या मैंने लिया है कलेक्टिव सिक्योरिटी, ग्लोबल विलेज, चिपको मूवमेंट। ये सारे वीडियोस जो है मैंने ये अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, नेमली विजडम वैली 386। आप वहां पर जा सकते हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं है, 2-2 लाइन्स या 3-3 लाइन्स में मैंने इनको लिखी है। सो सिंपली आप वहां पर जा सकते हैं और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एट लास्ट, अगर इन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन किसी बच्चे को चाहिए, वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। मैं अपना नंबर कमेंट सेक्शन में पिन करके रखूँगा, तो मैं उस बच्चे को वो क्वेश्चन सेंड करूँगा। एंड एट लास्ट, अगर ये सारा कुछ आपको पसंद आ गया होगा या पसंद आया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स।